मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। वीडियोज़ की इस श्रृंखला में आज हम गयासुद्दीन बलबन, जो दास वंश का एक प्रमुख शासक माना जाता है, के बारे में बातचीत करेंगे। गयासुद्दीन बलबन मध्यकालीन शासकों में और उस समय की मान्यताओं, इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप मध्यकालीन मान्यताओं के अनुरूप बहुत महत्वपूर्ण और सफल शासक माना जाता है, क्योंकि उसकी जो नीतियां थी शासन करने की, वो बड़ी कठोर मान्यताओं पर आधारित थी और उसके निर्णय भी अडिग और कठोर थे। इसीलिए संभवतः उसकी नीतियों के लिए कहा जाता है कि बलबन ने अपने शासनकाल में रक्त और लौह की नीति का पालन किया। उसके महत्वपूर्ण शासक होने के लिए एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन या योगदान उस समय हम मान सकते हैं, तो ये है कि उसने इस्लामिक परंपराओं, तुर्की परंपराओं के अनुरूप या मध्यकालीन शासन की विधा के अनुरूप, उस समय जो दास वंश के समय हम पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो ताज था या पद था, सुल्तान के पद में काफ़ी गिरावट आ गई थी। तो बलबन ने ताज की गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए उसने एक किंगशिप का नया सिद्धांत दिया, राजत्व का नया सिद्धांत दिया। तो वो बात भी हम इस संबंध बलबन के बारे में करते हैं। बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में ना पता है कि वो मध्य एशिया के इल्बरी कबीले के तुर्क थे और उसके पिता अपने कबीले के प्रधान मुखिया थे। तो बलबन का जन्म एक ऊंचे परिवार में हुआ, लेकिन वो मंगोलों के द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया और अंततः 1232 ईस्वी में दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया और अपने सेवक के रूप में उसे भर्ती कर लिया। बलबन बहुत होशियार था, होनहार था, योग्य था। तो रजिया के समय में वो अपनी योग्यता के बल पर उन्नति करता चला गया, अपनी स्वामी भक्ति से अपने सुल्तानों को प्रभावित करता रहा और धीरे धीरे ऊंचे 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 और ऊंचे पद पर पहुंचता चला गया। रजिया के बाद बहराम शाह के शासनकाल में उसे अमीर आखूर का पद प्राप्त हुआ और महमूद शाह के शासनकाल में वो अमीर हाजिब के महत्वपूर्ण पद तक पहुंचा। और बलबन धीरे धीरे इतना प्रभावशाली हो गया था कि 1246 ईस्वी में मसूद शाह को हटाकर उसके स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाने में उसका बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही थी और इसीलिए वो नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनने पर उसका प्रमुख परामर्शदाता बना, उसका नायब बना। उसे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रमुख सलाहकार था, नायब ममालिकात कहते हैं, वो नियुक्त हुआ। और जब 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, वो तब तक इसी पद पर रहा, क्योंकि वो सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर चुका था। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद में
क्योंकि उसे उत्तराधिकारी भी नहीं था, कोई पुत्र भी नहीं था, तो सारी राज सत्ता जिस पर पहले से उसने अधिकार कर रखा था, उस पर वो आराम से दिल्ली का शासक बन गया। जैसा कि अभी बताया, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद बलबन की सहायता से ही गद्दी पर बैठा था, इसलिए जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो उसके शासनकाल की सारी बागडोर बलबन के हाथों में उसने स्वतः अपनी इच्छा से ही सौंप दी। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था और राजनीतिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में उसकी रुचि नहीं थी। शासन का सारा कार्य बलबन के द्वारा ही संचालित होता था। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 20 साल का शासनकाल जो नासिरुद्दीन महमूद का रहा, इस समय लगभग पूरे टाइम, 1-2 वर्ष की हम बात छोड़ सकते हैं बीच में जब वो इस पद पर नहीं रहे, 1253-54 के आसपास, अन्यथा वो लगभग 20 साल तक सुल्तान के प्रमुख सलाहकार के रूप में रहे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। तो बलबन को प्रशासन और राजनीति का लंबा अनुभव एक प्रधानमंत्री के रूप में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मिला और इसका उसे बहुत लाभ भी हुआ। उसने अपने पद और स्थिति का लाभ उठाकर पूरे शासन पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने विरोधी अमीरों की शक्ति का दमन करने का भी निश्चय कर लिया और उसमें प्रमुख रूप से हम चालीसा के समूह की बात करते हैं, चालीसा के गुट की बात करते हैं। चालीसा के गुट, जैसा कि पहले पिछले वीडियो में बात बता चुके हैं कि इसका इल्तुतमिश ने गठन किया था और उसका उद्देश्य ये था कि प्रशासनिक कार्यों में उसके स्वामी भक्त लोगों का एक समूह हो जो उसे हमेशा मदद करता रहे, उसकी सहायता करता रहे। लेकिन बलबन जो स्वयं इस समूह का सदस्य था, वो जानता था कि इस दल के सदस्य जितने शक्तिशाली होंगे, वे उसे आने वाले समय में शासन नहीं करने देंगे। और वो एक निरंकुश शासक बनना चाहता था, तो वो जानता था कि अगर ये चालीसा मंडल के सदस्य, जो ग्रुप ऑफ 40 या तुर्की चहलगानी जिसे हम कहते हैं, तो इस मंडल के जो सदस्य हैं वो जितने शक्तिशाली होंगे, इसकी निरंकुशता को वो रोक पाएंगे। इसको निरंकुश शासक नहीं होने देंगे, इसकी शक्ति को रोक देंगे। इसलिए उसने इस दल की शक्ति को तोड़ना चाहा और इसके जो प्रमुख सदस्य थे उनको विष वगैरह दे करके या अन्य साधनों से उनको मरवा करके इसकी शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर दिया और धीरे धीरे पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया। उसके चचेरे भाई शेर खां, जो इस दल के सदस्य थे और काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति था, उसको भी जहर देके उसकी हत्या करवा दी थी। इसी तरह से अवध के गवर्नर अमीन खां, जो दूसरा शक्तिशाली सदस्य इस समूह का था, उसे भी सूली पलटवा करके उसकी हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से बलबन ने अपने निरंकुश शासक बनने के रास्ते में उसे जो भी अवरोध सामने आया, मुख्य रूप से चालीसा के गुट की बात हम करते हैं, इसका उसने दमन कर दिया। बलबन एक कट्टर मुसलमान था, तो उसके शासनकाल में विभिन्न हिंदू नरेशों का विद्रोह की बात बर्नी ने हमें बताई है। बर्नी उस समय इतिहासकार हैं जिन्होंने उसमें लिखा है, इतिहास लिखा है। तो विद्रोह कर रहे थे उस समय हिंदू सरदार और कानून व्यवस्था भंग हो रही थी। तो बर्नी ने मुख्य रूप से 4 स्थानों का उल्लेख किया है जहां हिंदू विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली थे। ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, जैसे मेवात,
दूसरा गंगा यमुना का क्षेत्र है, जो गंगा यमुना के बीच का जो एक उपजाऊ क्षेत्र है, दोआब कहते हैं। अवध है, कटेहर है, जो आधुनिक रुहेलखंड के आसपास के क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में काफ़ी सशक्त विद्रोह तुर्कों के विरुद्ध हो रहे थे। तो इनका दमन करने का उसने निश्चय किया। और जैसा कि बर्नी बताता है या बर्नी लिखते हैं कि इन विद्रोहियों के खिलाफ अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही उसने तीव्र सैनिक कार्यवाही की और बड़ी कठोरता से इनका दमन किया। बहुत सारे विद्रोहियों को हजारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया। उनकी स्त्रियों बच्चों को दास बना लिया गया। जंगलों को साफ करवा करके वहाँ अनेक किलों का निर्माण करवाया गया और अफगान सैनिकों को वहाँ रख दिया गया ताकि वहाँ कभी कोई विद्रोह नहीं हो सके। इस प्रकार से उसने इन क्षेत्रों में विद्रोह का न केवल दमन किया बल्कि वहाँ बहुत जल्दी ही शांति और व्यवस्था भी स्थापित कर दी। तो इस तरह से जो विद्रोही ताकतें थी उसका भी इसने अंत कर दिया। इसके अलावा उसने उत्तर पूर्वी सीमा पर जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे उन मंगोलों के आक्रमण से भी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साम्राज्य को सुरक्षित किया और वहाँ बहुत सारे किलों बिल्कुल उन्हें बहुत सारे दुर्ग बनवाए और एक वैज्ञानिक रक्षा पंक्ति का निर्माण करके लगातार जो मध्य एशिया से मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे उनका सामना करने में सफल रहा। 1286 में तो मंगोल आक्रमण के समय सामना करते हुए उसका एक पुत्र शहजादा मोहम्मद खां मृत्यु को प्राप्त हुआ और इसी दुख में 1287 में बलबन की मृत्यु भी हो गई। खैर, बलबन अपने उद्देश्य में भारत को मध्य एशिया से या मंगोलों से सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से काफ़ी हद तक सफल रहा था। इसकी बड़ी उपलब्धियों में हम बंगाल की विजय को भी शामिल करते हैं कि बंगाल में किस तरह से उसने तुगरिल बेग नामक व्यक्ति शासन कर रहा था, वो इसका विद्रोही हो गया और उसका भी इसने दमन कर दिया। वो इसकी बलबन की जो प्रशासनिक क्रूरता है या जो लोह की नीति रक्त की नीति की बात करते हैं तो बंगाल की विजय में उसकी प्रशासनिक क्रूरता स्पष्ट रूप से झलकती है। कहते हैं कि जब तुगरिल बेग ने बंगाल में विद्रोह कर दिया तो बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को साथ लेकर बंगाल पहुंचा और अपनी सैनिक उपलब्धि विजय के बाद में, जैसा कि बर्नी ने लिखा है, जयोदिन बर्नी ने लिखा है कि मुख्य बाजार के दोनों ओर 1-2 मील लंबी सड़क पर खूंटों की भांति गाड़ी गई और उन पर तुगरिल के साथियों के शरीर को ठोक दिया गया। बर्बरता देखिए किस हद तक बर्बरता उस व्यक्ति ने की होगी कि उनके शरीर को ही उसके ऊपर गाड़ दिया गया, खूंटों पर गाड़ दिया गया। और बलबन ने उस विजय के बाद में बंगाल का जो सूबेदार बनाया वो अपने पुत्र बुगरा खां को बनाया और उससे कहा, उसे वार्निंग दी कि यदि तुमने भी कभी विद्रोह किया तो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की या तुम्हारे संबंधियों की जो तुम्हें साथ देंगे इसमें, उनकी भी यही दशा होगी। इसका मतलब निश्चित रूप से बलबन एक कट्टर मुस्लिम शासक था और कठोर नीति का वो पालन करता था। इस तरह से उसने एक सशक्त शासन की स्थापना की और इस सशक्त शासन हेतु उसका प्रशासनिक अनुभव जो लंबा समय का था वो उसे काम आया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद 1266 से लेके और 1287 तक लगभग 21 साल तक इसने शासन किया। इस दौरान उसका प्रशासनिक अनुभव शासन चलाने में काफ़ी मददगार रहा। इस समय उसने प्रशासनिक रूप से अपने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ कर लिया, उसने सेना का पुनर्गठन कर लिया
जागीर प्रथा का अंत करके उसने वेतन व्यवस्था लागू की, दुर्गों का निर्माण करवाया, सेना का सशक्तिकरण किया। न्याय व्यवस्था काफ़ी निष्पक्ष इस समय तक हो चुकी थी, क्योंकि कठोर दंड नीति इस समय लागू कर दी गई थी। गुप्तचर व्यवस्था लागू हो गई थी, जिसमें बारी दो मालिक जो प्रशासन ये न्यायिक अधिकारी थे, इनकी नियुक्ति की जाने लगी थी। तुर्क अमीरों का दमन करके उसने प्रशासन में स्थायित्व और शांति स्थापित कर दी थी। षड्यंत्र वगैरह खुद पे जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव से, दबाव से वो मुक्त हो चुका था। उपद्रवी तत्वों का, भले वो किसी भी क्षेत्र में हों, उनका वो दमन कर चुका था। बंगाल की समस्या का तुगरिल बेग के साथ उसने दमनकारी नीति अपनाई ही थी। मंगोल संकट से भारत को मुक्त कर चुका था। सीमांत नीति काफ़ी उसकी सफल रही थी। इस तरह से वो काफ़ी मध्यकालीन मापदंडों के अनुरूप निश्चित रूप से वो काफ़ी सफल शासक रहा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो हम बलबन के संबंध में करते हैं वो है उसका राजत्व का सिद्धांत, अर्थात किस तरह से बलबन ने ताज की गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और किस तरह से वो दैवी सिद्धांतों में क्या विश्वास करते थे, धार्मिक मान्यताएं क्या थी, आतंक का प्रशासन राजा आधार क्या होता है, शासन का आधार क्या है, उसके ताज की प्रतिष्ठा, दरबार में पूर्व अनुशासन वगैरह रखना, पैबो, सिजदा, गौरवपूर्ण मर्यादा मुक्त, जो ये सारी बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि गयासुद्दीन बलबन ने किस तरह से ताज की गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, या यूँ कहें कि बलबन के राजत्व का सिद्धांत क्या था। ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में मुख्य रूप से हमने बात की कि गयासुद्दीन बलबन प्रारंभ में उसका बचपन कैसा था, दास के रूप में उसने क्या सेवाएं दी और कैसे वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक बहुत ऊंचे प्रशासनिक पद तक पहुंचा, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा, और सुल्तान के रूप में फिर उसकी मृत्यु के बाद में वो कार्य करता रहा। और इस पूरे शासनकाल में, स्वयं के सल्तनत के काल में और अपने प्रधानमंत्री के काल में किस तरह से उसने धीरे धीरे चालीसा के मंडल का दमन कर दिया, हिंदू विद्रोह का दमन किया, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू की, मंगोलों का सामना किया, तुगरिल बेग का दमन किया और सशक्त रक्त और लोह की नीति का पालन करते हुए मध्यकालीन मान्यताओं, इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप वो काफ़ी सफल शासक सिद्ध हुआ। थैंक यू।